अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हार्ट ऑफ अ डॉग, जिसको लिखने वाले हैं मिखाइल बल्कागोव। हार्ट ऑफ अ डॉग एक नोवेला है। नोवेला बेसिकली किसे कहते हैं कि जो चीज़ ऐसा लिटरेरी वर्क जो कि शॉर्ट स्टोरी से बड़ा और नोवेल से छोटा अपनी लेंथ में, उसको नोवेला कहते हैं। तो ये बेसिकली नोवेला है। ऑन द अदर हैंड ये एक एलिगरी भी है। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो कि हिडन मीनिंग को रिवील करे, या कोई ऐसी स्टोरी, ऐसा लिटरेरी वर्क या ऐसा सिंबल, ऐसा थीम, मतलब कोई भी ऐसी पिक्चर जो कि हिडन मीनिंग को रिवील करता है, उसको एलिगरी कहते हैं। जैसे कि एक स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हार्ट ऑफ अ डॉग, एक एलिगरी है। किसकी एलिगरी है? ये कम्युनिस्ट मूवमेंट की एलिगरी है, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन की एलिगरी है। ठीक है, मतलब ये एक टेक्स्ट है जो कि हिडन वे में रिवील कर रही है हमारे सामने क्या चीज़, एक कम्युनिस्ट मूवमेंट को, एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को। जब मैंने कहा ये एक वर्क जो है एलिगरी है, तो इसका मतलब क्या था? ये वर्क बेसिकली एक हिडन मीनिंग रिवील कर रहा है, और वो हिडन मीनिंग क्या है? वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का हिडन मीनिंग है। इन एडिशन ये जो वर्क है ये एक सटायर भी है। सटायर क्या होता है कि रिडिक्यूल करना किसी चीज़ के ऊपर, आयरनी यूज़ करना, सार्किज्म का यूज़ करना, मतलब तंज करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे इस वर्क के थ्रू राइटर जो है वो कम्युनिस्ट मूवमेंट को, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को सटायर कर रहा है। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? बेसिकली ये ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसमें कहा गया था कि इक्वालिटी हो, हर एक को इक्वल पैसा दिया जाए, हर एक के इक्वल राइट हो। ठीक है, एवरीथिंग इज शेयर्ड इक्वली। ये एक मोटो था इस मूवमेंट का। और ऑन द अदर हैंड हम लोग इस नोवेला के अंदर देखने वाले हैं ये जो एवरीथिंग इज शेयर्ड इक्वली है, वो कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। मतलब मोटो तो यही है कि हर एक को इक्वालिटी दी जाए, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जब कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रही है तो उस मूवमेंट के अंदर किसी को भी इक्वालिटी नहीं मिल रही। और एक कम्युनिस्ट मैन को एक न्यू सोवियत मैन भी कहा गया है, और राइटर ने इस वर्क के अंदर एक न्यू सोवियत मैन के ऊपर भी सटायर किया है कि वो कैसा होलो होता है, कैसा करप्ट होता है। ऑन द अदर हैंड ये मूवमेंट शुरू कब होती है? 1917 से मूवमेंट स्टार्ट होती है इन अ प्रॉपर वे। वैसे तो 1848 में हमारे पास कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जैसे राइटर्स आए और फिलोसफर्स आए। उन्होंने वर्क लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उसके थ्रू ही उन्होंने एक रिवोल्ट शुरू की थी अगेंस्ट कैपिटलिज्म। और उनका मोटो क्या था कि जितने भी वर्क्स हैं दुनिया के वो सब इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, एंड वो इकट्ठे होके अपने राइट के लिए फाइट करें। ठीक है, तो उसने उस वर्क के अंदर प्रोलिटरेट को, यानी कि एक वर्किंग मैन को, एक पीजेंट को कॉल दी थी कि अपने राइट के लिए फाइट करें। कब दी थी? 1848 में। और उसके बाद ये मूवमेंट क्या हुआ? 1917 का टाइम पीरियड शुरू हुआ। 1917 में हमारे पास व्लादिमीर लेनिन आ गया, और लेनिन की जो पार्टी थी उसका नाम था बोल्शेविक्स। और बेसिकली बोल्शेविक होता कौन था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का मेंबर। ये बोल्शेविक पार्टी को चलाने वाला व्लादिमीर लेनिन है, और इसने रशिया के अंदर अक्टूबर रेवोल्यूशन शुरू की। और जब इसने रशिया में अक्टूबर में फर्स्ट रेवोल्यूशन शुरू की, विच इज अक्टूबर रेवोल्यूशन, उस अक्टूबर रेवोल्यूशन के आउटकम के अंदर इसने फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कायम की थी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये जो व्लादिमीर लेनिन था ये फर्स्ट पर्सन था जिसने रशिया के अंदर फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टार्ट की। और उस टाइम पे जो लेनिन का स्लोगन था वो क्या था? ब्रेड, लैंड एंड पीस, यानी कि इस लैंड के अंदर पीस होगा और ब्रेड यानी कि रोटी हर एक के लिए मुहैया होगी, हर एक को रोटी प्रोवाइड की जाएगी। अब ये स्लोगन था जी लेनिन का। अब हुआ क्या उस टाइम पे? उस टाइम पे लेफ्टिस्ट सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने आके बोल्शेविक्स को हरा दिया इलेक्शन के अंदर। ठीक है, अब हुआ क्या कि लेफ्टिस्ट ने बोल्शेविक्स को हरा दिया, और बोल्शेविक्स का क्या स्लोगन था कि हम आपको रोटी भी प्रोवाइड करेंगे, हमारी लैंड के अंदर पीस भी होगा। अब इनका जब ये स्लोगन था, इस स्लोगन के बावजूद भी लेनिन ने किया, अपनी मिलिट्री फोर्स को यूज़ किया, और मिलिट्री फोर्स यूज़ करके उसने पावर लेने की कोशिश की। और इसी टाइम पीरियड के अंदर
प्रिजनर ऑफ वॉर लेबर कैंप्स बनाए गए, पुलिस स्टेट बनाई गई, कहाँ पे? रशिया में। रेड टेरर क्रिएट किया गया। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि हम देख रहे हैं जी वो कम्युनिज्म कह रहा है एक तरफ कि इक्वली शेयर्ड वैल्यूज दी जाएंगी, हर एक को उसकी रोटी दी जाएगी, कपड़ा रोटी मकान हर एक को प्रोवाइड किया जाएगा, लैंड के अंदर पीस होगा, सो ऑन द अदर हैंड वही कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, इक्वालिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड पावर का यूज़ कर रहे हैं, मिलिट्री का यूज़ कर रहे हैं, और मिलिट्री का यूज़ करके लेफ्टिस्ट को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, दूसरे लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को जो हमारा राइटर है, क्योंकि कम्युनिस्ट क्या कह रहे थे कि हम तो पीस लेके आ रहे हैं, हम तो ब्रेड लेके आ रहे हैं, हम तो लैंड लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे राइटर ने क्या किया? हमारे राइटर ने, ये बल्कागोफ ने, इसी कम्युनिज्म की फिलोसफी को क्रिटिसाइज किया है इस राइटिंग के अंदर, इस वर्क के अंदर, ठीक है। सटायर किया है। तो उसने क्या किया है? सटायर किया है कम्युनिज्म के ऊपर, सटायर किया है न्यू सोवियत मैन के ऊपर, सटायर किया है कम्युनिस्ट फिलोसफी के ऊपर। और इन एडिशन यहाँ पे इस ड्यूरेशन के अंदर, मतलब 20th सेंचुरी के अंदर साइंस की फील्ड के अंदर यूजेनिक्स की प्रैक्टिस चल रही थी। मतलब ये एक इमोरल थ्योरी थी, एक रेशियल इम्प्रूवमेंट की इमोरल थ्योरी थी। इसमें क्या होता था कि बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग अपना जो ग्लैंड, जो ऑर्गन नहीं चाहता था, वो उसको अपने अंदर से, अपनी बॉडी के अंदर से रिमूव करवा लेता था। और फर्दर इसी थ्योरी, मतलब इसी प्रैक्टिस के अंदर क्या किया जाता था कि प्लान्ड ब्रीडिंग की जाती थी। तो राइटर ने इस प्लान्ड ब्रीडिंग को, इस रेशियल इम्प्रूवमेंट को और इस ऑर्गन्स को रिमूव करवाने की टेक्निक को भी क्रिटिसाइज किया है इस राइटिंग के अंदर, इस पीस ऑफ वर्क के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इस स्टोरी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हमें क्लियर हो गया है कि इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, मतलब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है ये वर्क। और अगर हम हार्ट ऑफ अ डॉग की बात करें, टाइटल की सिग्निफिकेंस की, कि इस टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आर्टिकल आ यूज किया गया है द की जगह। तो मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं की जा रही, एक जनरल लेवल पे बात की जा रही है, यानी कि फॉर ऑल, हर एक के लिए बात की जा रही है। यहाँ पे जो वर्ड डॉग है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? वो कम्युनिज्म को सिंबलाइज कर रहा है, कम्युनिस्ट को सिंबलाइज कर रहा है। और फर्दर हार्ट ऑफ अ डॉग की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग, मतलब अगर एक नॉर्मल ह्यूमन था तो वो अच्छा था, लेकिन अगर उस ह्यूमन के अंदर कम्युनिस्ट आइडियाज़ पुट कर दिए जाएं तो वो क्रूअल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर एक डॉग की बात की जाए तो जो एक डॉग है वो मच बेटर है एक ह्यूमन बीइंग से। जब वो एक डॉग, हम देखेंगे इस स्टोरी के अंदर एक एनिमल है, ठीक है। वो कौन है एनिमल? एक डॉग है, ठीक है। एक डॉग है, कहते हैं वो डॉग जो था वो काइंड हार्टेड था, वो पुअर था, ठीक है। उसको जगह जगह धक्के खाने को पड़ते थे, उसको कोई भी पूछता नहीं था, ठीक है। ये डॉग की कंडीशन थी। इवन के ऊपर, उसके ऊपर उबला हुआ पानी फेंक दिया जाता था, उसकी स्किन जल जाती थी। तो ये एक डॉग था हमारे पास। अब हमारे पास फिलिप नाम का एक डॉक्टर आया, उसने डॉग को अपने पास लेके गया, उसका ख्याल रखा, एंड देन क्या किया? देन उसने उसकी जो बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग के ऑर्गन्स को ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, यानी कि इसने यूजेनिक्स की प्रैक्टिस की। यूजेनिक्स का मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि रेशियल इम्प्रूवमेंट, प्लांट ब्रीडिंग, सो ऑन के एक इमोरल थ्योरी है। तो यहाँ पे क्या किया गया? साइंस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उसने यूजेनिक्स की प्रैक्टिस की, मतलब उस डॉग के अंदर ह्यूमन बीइंग के ऑर्गन्स को फिट कर दिया, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को फिट कर दिया एंड सो ऑन। अब जब उसने उस डॉग के अंदर ह्यूमन बीइंग के ऑर्गन्स को फिट कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस डॉग की आहिस्ता आहिस्ता धुम उतर गई, वो अपनी टांगों पे चलना शुरू हो गया, वो रशियन लैंग्वेज बोलने लग पड़ा। और क्या हो गया? वो कम्युनिस्ट का सपोर्टर बन गया था। फिर उसके बाद जो कम्युनिस्ट को सपोर्ट नहीं करते थे वो उनको पकड़वाता था। और ऑन द अदर हैंड उसने क्रूएलिटी दिखाना शुरू कर दी। एक आउल था, उसको मार के खा गया। उसने जब, मतलब अब वो जब इंसान बना, इंसान बनने के बाद की बात बताती मैं, ये तो चले जब वो उसको इंजेक्शन लग गया, मतलब जब उसको इम्प्लांटेशन कर दी गई, तब उसने आउल को मार के खाया। उसके बाद क्या हुआ? जब वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की शेप में आ गया, उसने ड्रिंकिंग करना शुरू कर दी। उसने जो कम्युनिस्ट को नहीं मानते थे उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया। इवन के डॉक्टर फिलिप, ये एक एंटी कम्युनिस्ट दिखाया गया, उसने इनको थ्रेट करना शुरू कर दिया, जिसने उनको शेल्टर प्रोवाइड किया। मतलब वहाँ पे इक्वलिटी नाम की चीज़ रही ही नहीं।
तो वो डॉग जब ह्यूमन बीइंग बन गया तो वो ब्रूटल हो गया, क्रूअल हो गया, जालिम हो गया, उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो टाइटल हमारे पास यही सिंबलाइज कर रहा है कि हार्ट ऑफ अ डॉग मीन्स कि जब एक डॉग डॉग की फॉर्म में था, इनोसेंट था, ठीक है, वो लोगों को तंग नहीं करता था, उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, लेकिन जब वो डॉग ह्यूमन बन गया तो वो क्रूअल हो गया, वो उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, और वो ह्यूमन भी कौन सा बना, कम्युनिस्ट बना। तो टाइटल सिंबॉलिक है, टाइटल सिग्निफाई कर रहा है एक कम्युनिस्ट पर्सन को, एक न्यू सोवियत मैन को, क्योंकि वो एक न्यू सोवियत मैन बना था। तो टाइटल जो सेट्रिकल है, ठीक है, एक सेटायर है। तो टाइटल सिग्निफिकेंस आपको क्लियर हो चुकी होगी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको क्लियर हो चुका होगा। फर्दरमोर इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, राइटर का इंट्रोडक्शन, इसकी की इफेक्ट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइटल सिग्निफिकेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम की इफेक्ट्स की बात करते हैं इस नॉवल के। फर्स्ट ऑफ ऑल इस नॉवल का जो टाइटल है, फुल टाइटल, वो है सुबाशाय सैडिस्टे। ठीक है, ये जो रशियन लिखी है ना, इस रशियन के मतलब जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है। तो ये इस नॉवल का फुल नेम है। इस नॉवल को फर्दर ट्रांसलेट किया गया था, ट्रांसलेट करके जो इसके एक्चुअल इंग्लिश बनी वो है हार्ट ऑफ अ डॉग। When written and where written, बेसिकली 1924 से 25 के ड्यूरेशन में लिखा गया, मॉस्को सोवियत यूनियन में लिखा गया था। ये जो 1925 का ड्यूरेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि उसके अंदर न्यू इकोनॉमिक पावर आई थी, और न्यू इकोनॉमिक पावर मीन्स ये सोवियत यूनियन की ही बात की जा रही है, मीन्स ये कम्युनिस्ट मूवमेंट की ही बात की जा रही है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की ही बात की जा रही है। तो ये नॉवल जो बेसिकली सटायर है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। तो इसीलिए जब हमारे राइटर ने ये नॉवल लिखा तो इसको पब्लिश करने से गवर्नमेंट ने उस टाइम पे रिफ्यूज़ कर दिया था। क्यों? क्योंकि तब गवर्नमेंट जो थी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। अच्छा, व्हेन पब्लिश्ड, कहते हैं नॉवल एंड प्ले वर्जन रिजेक्टेड बाय द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन 1925 to 26। इस ड्यूरेशन में इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था। तो इसको फिर अंडरग्राउंड लेवल पे पब्लिश करवाया गया 1920 से 18 के ड्यूरेशन में। और जब हमारे पास फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन आई वो 1968 का टाइम पीरियड था, और फर्स्ट रशियन पब्लिकेशन जब हुई थी वो 1987 में हुई थी। मतलब ऑफिशियल पब्लिकेशन की बात की जाए तो इसकी ऑफिशियल पब्लिकेशन डेट जो है वो 1987 है। ऑफिशियल पब्लिकेशन किसमें? रशियन के अंदर। लिटरेरी पीरियड इसके अंदर मॉडर्निज्म का चल रहा है, यानी इसके अंदर सटायर है, साइंस फिक्शन है, रशियन लिटरेचर है, एंटी कम्युनिस्ट लिटरेचर है। ये सब पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। साइंस फिक्शन किस तरह से, जब इसमें बात की गई थी यूजेनिक्स की। एनीहाउ सेटिंग इसके अंदर मॉस्को दिखाई गई है इन विंटर 1924, और एंटागोनिस्ट इसके अंदर जो है हमारे पास वो शेरिकोव द मैन है, जो कि और इसके अलावा कम्युनिज्म है, फिर सोवियत स्टेट है, और जंग साइज। इसके अंदर सारे के सारे जो है ना वो एंटागोनिस्ट दिखाए गए हैं, जो कि नेगेटिव करेक्टर है। पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर फर्स्ट पर्सन, मल्टीपल नरेटर्स हैं, एंड देन थर्ड पर्सन है। तो की फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं राइटर के ऊपर, मिखाइल बल्कोगोव के ऊपर। जो मिखाइल बल्कोगोव है बेसिकली ये 20th सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही डोमिनेंट नेम है। क्यों? ये एक सोवियत राइटर थे, एक प्ले राइट भी थे, उसके अलावा मेडिकल डॉक्टर भी थे। इनकी बात की जाए बर्थ की तो ये यूक्रेन में पैदा हुए, जो कि रशियन एम्पायर का पार्ट था। ये एक एलीट रशियन फैमिली में पैदा हुए, जो कि ऑर्थोडॉक्स क्लर्जीमैन एंड स्कॉलर्स की फैमिली थी। मतलब अगर इनके रिलीजन की बात की जाए तो एक क्रिश्चियन थे अपने रिलीजन के लिहाज से। इनकी जवानी में इनके फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन जो इनकी मदर थी वो एक टीचर भी थी। इनकी मदर ने इनको एजुकेशन प्रोवाइड की, इनकी अपब्रिंगिंग की, और ड्यू टू हिज मदर, इनकी मदर की बेस पे ही इनका लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। अगर इनके करियर की बात की जाए तो ये मेडिसिन की स्टडी के लिए केव यूनिवर्सिटी गए थे। वहाँ पे इन्होंने फिर केव मिलिट्री की हॉस्पिटल के अंदर काम किया था, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर भी इन्होंने रेड क्रॉस फिजिशियन के तौर पे काम किया था। वॉर के बाद ये एक सर्जन बन गए थे, और इन्होंने एज ए कंट्री डॉक्टर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया था। फिर ये अपना फ्री टाइम किस पे करते थे स्पेंड? राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, अपना फ्री टाइम ये शॉर्ट स्टोरीज लिखने पे गुजारा करते थे, मतलब स्पेंड किया करते थे। और उसके बाद इन्होंने जो अपनी शॉर्ट स्टोरीज थी उनको अपने एक कलेक्शन में पब्लिश करवाया, अ कंट्री डॉक्टर्स नोटबुक। ये उनके कलेक्शन का नेम था, जहाँ पे इनकी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश हुई थी। फिर जब रशियन सिविल वॉर हो रही थी तो उस टाइम पे यूक्रेन वापस आए, और वहाँ पे उस सिविल वॉर के अंदर जितने भी पेशेंट्स थे इन्होंने उनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। और जो वॉर चल रही थी उस वॉर में इनके ब्रदर्स ने, जो इनके भाई थे, उन्होंने व्हाइट आर्मी ज्वाइन की। एक थी व्हाइट आर्मी, ठीक है, और उसके जो कंट्रास्ट में थी वो थी बोल्शेविक्स। ठीक है, बोल्शेविक्स कौन लेके जा रहा था? लेनिन। ठीक है, यानी कि कम्युनिज्म वाला पर्सन।
इसने रशिया के अंदर फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो एनी हाउ, तो इनके जो ब्रदर्स थे उन्होंने व्हाइट आर्मी ज्वाइन की थी और वो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और इस वॉर के बाद जो मोस्टली जो इनकी फैमिली थी वो पेरिस में मूव कर गई थी। लेकिन उस ड्यूरेशन में जो बल्गोकोव थे उनको टाइफस इन्फेक्शन था। उस टाइफस इन्फेक्शन की बेस पे इनको मुल्क से बाहर यानी कि रशिया से बाहर नहीं जाने दिया गया और इंस्टेड वो मॉस्को चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने मेडिसिन जो थी उसको छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने फाइनली फैसला कर लिया कि अब वो एज अ राइटर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से इनकी अब एज अ राइटर जर्नी शुरू होने वाली है। मॉस्को बेसिकली रशिया का कैपिटल है प्रेजेंट टाइम में। तो एनी हाउ जब ये चले गए मॉस्को, वहाँ जाके इन्होंने साइंस फिक्शन सटायर लिखना शुरू किए फॉर लोकल न्यूज़पेपर और इन्होंने 1920s में काफ़ी ज़्यादा प्लेस और नोवेला लिखे, जिसमें इनका जो हम रिस्पेक्टिव नोवेला पढ़े हैं हार्ट ऑफ द डॉग वो भी आ जाता है। लेकिन इन्होंने जो प्लेस और नोवेलाज लिखे वो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, सोवियत गवर्नमेंट, उन्होंने परमिशन नहीं दी कि इसको पब्लिश करवा सकें। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो वो नोवेलाज थे, जो प्लेस थे, वो अगेंस्ट जा रहे थे बोल्शेविक्स के। ठीक है, मतलब कि एंटी कम्युनिस्ट वर्क्स थे इनके मोस्टली। लेकिन इनके अलावा ये जो हमारे राइटर है इनका वर्क था द डेज ऑफ द टर्बिन्स, इस वर्क को परफॉर्म होने की परमिशन दी गई थी, जो कि 1926 से 1929 की ड्यूरेशन तक मतलब परफॉर्म होता रहा। ये इनका प्ले था और स्टालिन का फेवरेट वर्क था। जब हमारे पास लेनिन था ना, लेनिन के रूल के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टालिन आया था। ठीक है, रशियन हिस्ट्री के अंदर जैसे प्रेजेंटली पाकिस्तान में नवाज शरीफ के बाद इमरान खान आया एंड देन अगेन नवाज शरीफ आया, बिल्कुल वैसे ही लेनिन था, लेनिन के बाद वहाँ पे स्टालिन आ गया था। ये जो इनका वर्क है द डेज ऑफ द टर्बिन्स, ये बेसिकली 4 एक्ट प्ले है। लेकिन एनी हाउ क्योंकि इसके वर्क जो थे मोस्टली एंटी कम्युनिस्ट थे और बाद में क्या हुआ, इनके जो वर्क्स थे उनको पब्लिकेशन से रोक दिया गया, इनके वर्क को फर्दर परफॉर्म नहीं करवाया गया। तो क्या हुआ कि 1929 में इनका करियर जो था बिल्कुल शट डाउन कर दिया गया था रशिया के अंदर। फिर बल्गोकोव ने एक लेटर लिखा स्टालिन को, उसको कहा कि इसको परमिशन दे दे कि रशिया को छोड़ के चला जाए। फिर स्टालिन ने इनको फ़ोन कॉल किया और कहा कि तुम मॉस्को आर्ट थिएटर के अंदर एज अ स्टेज डायरेक्टर के तौर पे काम कर सकते हो। स्टालिन मैंने बताया ना बेसिकली लेनिन के बाद आया था, लेकिन स्टालिन बेसिकली ये जो था ना ये सेक्रेटरी था, जनरल सेक्रेटरी था लेनिन का। और 1924 में लेनिन की डेथ हुई थी, तो उसकी डेथ के बाद स्टालिन का रोल वो शुरू हुआ था। स्टालिन को जो राइटिंग थी बल्गोकोव की वो पसंद करता था। तो एनी हाउ उस लेटर के बाद जब इसको मॉस्को आर्ट थिएटर के अंदर एज ए स्टेज डायरेक्टर जॉब दिलवा दी गई, उसके बाद इसने क्या शुरू किया, इसने 1930 से मतलब अर्ली 1930 से अपनी डेथ तक डिफरेंट थिएटर्स के लिए काम किया और इसने जो मोस्टली अपना टाइम था वो स्पेंड किया द मास्टर एंड मार्गरेटा के ऊपर। ठीक है, जो इसका मोस्ट फेमस और इनका लास्ट नॉवल था। अब इस टाइम पे जो भी एंटी कम्युनिस्ट वर्क प्रोड्यूस कर रहे थे उन राइटर को या तो अरेस्ट किया जा रहा था या मारा जा रहा था या एग्जाइल में भेजा जा रहा था। लेकिन जो बल्गोकोव था ही मैनेज टू सर्वाइव। क्यों? बिकॉज स्टालिन वाज अ फैन ऑफ हिज अर्ली वर्क। ठीक है, जो स्टालिन था वो इसके अर्ली वर्क्स का फैन था, दैट इज वाई ही मैनेज टू सर्वाइव। अच्छा, मैं यहाँ पे अनकॉन्शियसली इसका वर्ड यूज कर रही हूँ, अनकॉन्शियसली। ठीक है, बेसिकली मैंने बहुत से कमेंट्स देखे जहाँ पे आप कहते हो कि मैम आप राइटर के लिए इसका वर्ड नहीं इनका वर्ड यूज़ करें। राइटर के लिए मैं इनका वर्ड ही यूज़ करने को प्रेफरेंस देती हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं पता नहीं लगता, अनकॉन्शियसली मुँह से वर्ड्स इस तरह निकल आते हैं। तो एनी हाउ बल्गोकोव को पब्लिकेशन की परमिशन तो नहीं दी गई थी, लेकिन ही वॉज सेव्ड, वो सेव्ड था स्टालिन के फेवरेट राइटर्स होने की बेस में से। ठीक है, तो एनी हाउ वो सेफ था, लेकिन उसको परमिशन नहीं दी कि वो अपना कुछ पब्लिश कर सके। दैट इज़ वाई इसकी जो लाइफ टाइम पीरियड चल रहा था वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड टाइम पीरियड गुजर रहा था। बट एनी हाउ इन्होंने अपना द मास्टर एंड मार्गरेटा जो था 1 साल के पहले ख़त्म कर लिया था अपनी डेथ से पहले। इनकी डेथ हुई थी किडनी डिजीज़ की बेस, और इनके लाइफ टाइम के अंदर इनके मोस्टली वर्क्स पब्लिश नहीं हुए थे। इवन के इनके 10th के जो डेथ थी उसके 10 साल गुजरने के बाद भी इनके वर्क पब्लिश नहीं हुए थे। 1960 में हुआ था ऐसा कि जो सोवियत यूनियन थी उन्होंने अपनी सेंसरशिप पॉलिसीज़ को ईज दे दी थी, मतलब कम कर दिया था। और उस 1960s के बाद इनके मोस्टली वर्क पब्लिश होना शुरू हुए थे, जिनमें से ये मास्टर एंड मार्गरेटा भी इंक्लूड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइटर के राइटर जो थे हमारे, कैसे उन्होंने लिखना शुरू किया, उनका क्या करियर रहा, उन्होंने किस तरह से काम किया, सो ऑन। ये सब कुछ हमारा कवर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया अभी? टाइटल सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस नॉवल के की इफेक्ट्स एंड देन राइटर। अब हम नॉवल की समरी की तरफ जाने लगे हैं। स्टोरी की जब ओपनिंग होती है
तो 1924 का ईयर है और मॉस्को प्लेस है। हम देखते हैं उस मॉस्को प्लेस के अंदर, मतलब उस जगह पे एक डॉग है, एक आवारा कुत्ता, ठीक है। डॉग जो है इधर उधर घूम रहा है और स्नो स्टॉर्म मतलब बर्फबारी हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है वहाँ पे। जो डॉग है बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा पुअर फील कर रहा है और तकरीबन मरने ही वाला है। और वो डॉग गवर्नमेंट कैफेटेरिया के बिल्कुल सामने पड़ा है। माइंड में वो रूल याद रखिएगा, इक्वालिटी इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। हर एक के लिए इक्वालिटी है, शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड इक्वालिटी। उसमें एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा डॉग के साथ क्या होता है। तो कहते हैं जो डॉग है ना, वो गवर्नमेंट कैफेटेरिया के डोरवे के सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल मरने वाला है, भूखा है, उसको कुछ नहीं मिला काफ़ी घंटों से, काफ़ी दिनों से ये भूखा है। अब होता क्या है वहाँ पे, डॉग काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहा है और बताया जाता है यहाँ पे कि कुछ घंटे पहले एक कुक था, उस कुक ने डॉग को यहाँ पे देखा कि वो कैफेटेरिया के आसपास घूम रहा है। उस कुक ने ये किया, गर्म पानी, हॉट वाटर जो था ना, वो इस डॉग के ऊपर फेंक दिया और गार्बेज भी इस डॉग के ऊपर फेंक दिया, ठीक है। अभी पॉइंट क्या हुआ है कि डॉग गार्बेज से यानी कि कूड़े से गुजर रहा था और कुक ने उसके ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी फेंक दिया, जिससे क्या हुआ, इसकी जो बॉडी थी वो ज़ख्मी हो गई, इसके फर जो थे वो ज़ख्मी हो गए। अब इसको मज़ीद ठंड लगनी थी और कोई भी इसका ख्याल रखने वाला वहाँ पे नहीं था और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। और जो डॉग था वो खाने के बारे में सोच रहा था। ये कंप्लेन करता है डॉग, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन नरेशन होती है, डॉग को स्टोरी सुना रहा होता है। डॉग कंप्लेन करता है कि कोई भी लोग इसका ख्याल नहीं रखते, लोग इसके ऊपर अब्यूज़ करते हैं। और जब उस कुक ने इसके ऊपर गर्म पानी फेंका है तो इसकी जो जिसकी बॉडी है वो स्कैल्ड हो गई है, ठीक है, जल गई है। अब उसकी जो रात है, उस रात कौन सी वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया, रशियन नाइट, कोल्ड रशियन नाइट। कहता है अब रशिया के अंदर जो ये रात गुजारने वाला है उसके लिए कोई भी प्रोटेक्शन का सोर्स यहाँ पे है ही नहीं। कहता यहाँ तो डॉग को निमोनिया हो जाएगा या ही इज स्टार्व टू डेथ, वो मर जाएगा। डॉग यहाँ पे व्लास नाम की प्लेस को याद करता है जो कि बल्गेरिया के अंदर। कहता है वहाँ पे एक कुक था, उसने मुझसे इतना नाइसली बिहेव किया था। वो काम करता था काउंट टोल्स्टॉय के लिए, ठीक है, उनके लिए काम करता था और उनका वहाँ से वो जो खाना बनता था कुछ रिजर्व कर लिया करता था और वो मुझे खाने के लिए देता था। वो कुछ बोन्स रिजर्व कर लेता था फॉर स्ट्रेरी डॉग्स, या ना सिर्फ मुझे बल्कि बाकी डॉग्स को भी, बाकी कुत्तों को भी वो खाना दिया करता था। कहते इन कंट्रास्ट जो ये सोवियत कुक्स हैं, मतलब रशिया के अंदर जो कुक्स हैं, जो कि कम्युनिस्ट कुक्स खुद को कहते हैं, वो क्या है, कहते हैं ये स्कैमर्स हैं जो कि गुलेबल को और हेल्पलेस लोगों को रोटन मीट, खराब गोश्त देते हैं, ठीक है। इवन कि वो लोग जिनको ज़रूरत है उनको खराब गोश्त देते हैं और हम जानवरों को तो कुछ देते ही नहीं है। यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है हमारे राइटर ने कम्युनिस्ट को, रशियन के लोगों को। फिर डॉग कहता है कि डॉग जो है ना वो एक यंग टाइपिस्ट को देखता है जिसका नाम है वेस्निटसोवा, ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है, वेस्निटसोवा, जो कि एक यंग टाइपिस्ट है। कहते इसको खाने के लिए ना कुछ कहीं पे भी नहीं मिलता था सिवाय इस गवर्नमेंट कैफेटेरिया के। वो इस गवर्नमेंट कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए आया करती थी, जो कि कौन है, टाइपिस्ट कहाँ पे आते हैं, प्रोलिटरेट के अंदर, यानी कि वर्किंग क्लास के अंदर। और जो कम्युनिस्ट का मोटो क्या था, ब्रेड, लैंड एंड पीस, ठीक है, यानी कि जो वर्किंग क्लास है उनको भी रोटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो टाइपिस्ट थी वेस्निटसोवा, उसके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। वो इस गवर्नमेंट कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए आया करती थी। और इसके अलावा कहती है इसका ओनली कंफर्ट, जो लड़की थी इसकी जो ओनली लग्जरीज थी वो क्या थी, वो स्टॉकिंग्स थी जो कि इसको इसके बिजनेसमैन के लवर ने खरीद के दी हुई थी। इसके बिजनेसमैन लवर ने इसको खरीद के दी हुई थी, ठीक है, यानी लवर की बात की रही जो कि एक बिजनेसमैन आदमी है। और कहता है नो डाउट जल्द ही कभी ना कभी वो इसको छोड़ जाएगा अकेला, विदाउट अ सिंगल थॉट, ठीक है, विदाउट अ सेकंड थॉट, अगला ख्वाब, अगला ख्याल दिमाग में लाए बगैर। डॉग जो है ना बड़ा पिटी फील कर रहा होता है इस टाइपिस्ट के ऊपर, और वो इस टाइपिस्ट से ज़्यादा खुद के ऊपर पिटी फील कर रहा होता है। तो यहाँ पे अभी तक कंडीशन दिखाई गई है कैसी, पुअर दिखाई गई है, टाइपिस्ट भी पुअर है और डॉग भी पुअर है। तो एनी हाउ जब टाइपिस्ट निकलती है वो डॉग को देखती है, वो डॉग को देख के उसको प्यार से शर्क कहती है,
ठीक है। अब यहाँ पे जो निक नेम है डॉग को टाइपिस्ट ने दिया वो क्या है, शैरिक का निक नेम है। लेकिन डॉग सोचता है जो शैरिक का नेम है ना, शैरिक मीन्स होता है लिटिल बॉल, ठीक है, छोटी सी गेंद। कहते हैं ये नेम इसके लिए सूटेबल नहीं है, ये नेम एक रिच फैट डॉग के लिए सूटेबल है, लेकिन इसके लिए नहीं। लेकिन एनी हाउ वो इस नेम को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब ये टाइपस इस डॉग को लाड कर रही होती है, प्यार कर रही होती है, इसी ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आ जाता है। तो लड़की जो है वो वेदर के बारे में कंप्लेन करती है, फूड के बारे में कंप्लेन करती है, और फिर अचानक से वहाँ से चले जाती है स्नो से बचते हुए। अब डॉग जो था वो काफ़ी स्वेयर पेन में अकेला फिर से होता है, और वो कहता है कि अब ये हेल्पलेस है, कोई भी इसके पास नहीं आने वाला, ये खुद कुछ भी नहीं कर सकता, और अपने आप को छोड़ देता है मरने के लिए। तो अब तक हमने देखा यहाँ पे कि क्या हुआ है कि जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि इक्वालिटी दी जाएगी, कोई भी अमीर और कोई भी गरीब नहीं होगा, ऑन द अदर हम यहाँ पे हम देख रहे हैं जो टाइपिस्ट है वो एक पुअर लेडी है, डॉग है वो भी एक पुअर से मतलब पुअर है ना, कुत्ता गरीब कुत्ता है, और टाइपिस्ट भी है वो भी गरीब है। जहाँ पे जिस जगह वो काम कर रही है वहाँ पे ज़्यादा पे नहीं किया जा रहा, लेकिन जो उसका लवर है वो उसको पे कर रहा है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं जी सेल्फ पिटी। यहाँ पे जो राइटर है, राइटर ने शैरिक द डॉग्स एक्सेसिव सेल्फ पिटी को कंपेयर किया है सोवियट्स की एक्सेसिव सेल्फ पिटी से, ठीक है, कि सोवियट्स कहते थे हम लोगों को बड़ी हमदर्दी है प्रोलेटरिएट के साथ, हम लोग प्रोलेटरिएट को खाना भी देंगे, हम लोग उनको कपड़ा भी देंगे, लैंड भी देंगे, पीस भी देंगे जो वर्किंग क्लास है उनको। तो वो हमदर्दी दिखा रहे थे उस टाइम पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड किया क्या, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ना वो कपड़ा दिया, ना वो पैसा दिया, ना वो रोटी दी, सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉग की सेल्फ पिटी है उसको कंपेयर किया गया है सोवियत की सेल्फ पिटी के साथ, सॉरी सोवियत की सिंसेरिटी के साथ, जो कि इनसिंसियर एटीट्यूड था उनका। लेकिन क्या करते थे, अपेरेंटली कहते थे हम तो आपके साथ हैं, किनको कहते थे, प्रोलेटरिएट को, यानी कि वर्किंग क्लास को। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब उनकी रूलरशिप चल रही है, लेनिन यहाँ पे रूलर है, और हो क्या रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। किसकी हो रही है जी, वर्किंग क्लास की हो रही है, जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। एनी हाउ इसके बाद क्या होता है, हमें जो डॉग है वो बताता है कि वो चले गई, मतलब शैरिक बता रहा है, डॉग का नाम क्या है, शैरिक, ठीक है। शैरिक बता रहा है कि वो टाइपिस्ट चले गई। सडनली ये एक वेल ड्रेस्ड मैन को देख रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगेन क्रिटिसिज्म, कि पहले कह रहा था रिच एंड पुअर आर इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है कि एक वेल ड्रेस्ड मैन आया, पहले एक टाइपिस्ट आई थी जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करी थी, पुअर थी, अब एक वेल ड्रेस्ड मैन जिसका जो कि फिलिप जिसका नाम है। एनी हाउ जो ये वेल ड्रेस्ड मैन फिलिप आता है, ये गली से गुजर रहा होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक ट्रू जेंटलमैन है। डॉग कहता है इसके बारे में, ये एक ट्रू जेंटलमैन है। ये चाहता तो कैफेटेरिया जितना चाहता खा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। एनी हाउ जो डॉग है वो चल के फिलिप के पास जाता है, और उसको फिलिप की पॉकेट से हॉट्स मीट सॉसेज की स्मेल आती है, जो फिर वो डॉग बैक करता है फिलिप से कि वो उसको वो सॉसेज दे दे। एनी हाउ फिलिप उसको वो सॉसेज दे देता है, डॉग वो खा के बड़ा खुश होता है, कहता है टेक इट शैरिक टेक इट, वो भी इसको शैरिक ही कहता है, ठीक है, फिलिप भी। एनी हाउ डॉग वो सॉसेज खाता है, बड़ा खुश होता है। डॉग को देख के फिलिप कहता है जस्ट व्हाट आई नीड, कि ये वही चीज़ है जो मुझे चाहिए। मतलब बेसिकली डॉक्टर फिलिप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट किस पे करना चाहते हैं, ये उस चीज़ को यानी कि वो इस डॉग को कहते हैं जस्ट व्हाट आई नीड, इनको देख के कहते हैं कि ये वही चीज़ है जिसको मैं अपने पास रखना चाहता था, जो चीज़ मुझे चाहिए थी। एनी हाउ अब डॉक्टर फिलिप चल रहे होते हैं, तो शैरिक उनके पीछे पीछे जाता है, उनके पीछे पीछे जाते जाते शैरिक उनके घर तक पहुंच जाता है। अब जब उनके घर तक पहुंचता है तो उनकी बिल्डिंग के बाहर एक डोरमैन होता है, इसका नाम है फ्योडोर। शैरिक कहता है उसको देख के मुझे लगता था कि वो मुझे अंदर नहीं आने देगा, लेकिन वो बड़ा मुझसे पोलाइटली बिहेव करता है और मुझे अंदर आने देता है। अब हुआ क्या, अब बेसिकली हुआ कि जो डॉक्टर फिलिप थे वो शैरिक को अपने साथ अपने घर के अंदर ले गए हुए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों को जो शैरिक है उसकी रीडिंग एबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है कि जो डॉग्स हैं वो पढ़ना लिखना जानते हैं। कैसे, क्योंकि वो फूड की सर्च में होते थे, तो जो शॉप विंडोज़ के ऊपर सॉसेज लिखा होता था वो डॉग्स बड़ी इजीली पढ़ लिया करते थे। बेसिकली जो शैरिक बताता है डॉग्स के बारे में कि डॉग्स अपना फूड फाइंड आउट करने के लिए पढ़ना लिखना जानते थे, कि इतना सिर्फ कि वो अपना फूड फाइंड आउट कर सकें,
कहता है कि कुछ ब्लू एंड ग्रीन साइंस बने होते थे, उन साइंस की बेस पे ये फाइंड आउट कर लेता है कि बुचर की शॉप है। लेकिन आगे बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रिक गुड्स का स्टोर होता है, मतलब ऐसा स्टोर जहाँ पे इलेक्ट्रिक का सामान पड़ा हुआ होता है, सेम साइन वहाँ पे बना होता है। तो डॉग कहता है कि मैंने, यानी कि जो शरीक है, उसने क्या किया था, उसने ना बच्चों के ऊपर भी सेम साइन बच्चे की शॉप के ऊपर भी सेम साइन बना होता था, इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे भी सेम साइन बना होता था, और भी डिफरेंट शॉप थे जहाँ पे सेम साइन बना होता था। तो क्या किया इसने, साइंस के साथ साथ जो लेटर्स थे वो लेटर्स देख के हुए और दूसरे अदर फीचर्स देखते हुए जो डिफरेंट शॉप्स थे उनको डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दिए। यानी कि इसकी रीडिंग एबिलिटीज़ के बारे में बात की गई, इसकी इंटेलेक्चुअलिटी की बात की गई है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो शारीक है वो बेसिकली लेस इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस, ठीक है, इंसानों के मुकाबले में वो कम इंटेलिजेंट है, लेकिन मच मोर इंटेलिजेंट है देन ह्यूमन रीडर्स माइट एक्सपेक्ट, कि ह्यूमन रीडर ने वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा जितनी इंटेलिजेंसी इस शारीक के पास है। अब क्या होता है कि जो फिलिप है, फिलिप का जो डोर है, उस डोर के फ्रंट के ऊपर शारीक जो है ना वो प्रो लिख देता है। ये प्रो सिग्निफिकेंट है, क्यों? प्रो मीन्स प्रोलिटरेट एंड प्रो मीन्स प्रोफेसर। सॉरी, एक और यहाँ पे करेक्शन कर ले, ये लिखता नहीं है, देखता है, ठीक है, क्योंकि अब उसका जो डोर है वहाँ पे प्रोफेसर का प्रो लिखा होता है, ठीक है, साथ में प्रो फिलिप्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब जब प्रो फिलिप्स लिखा हुआ है तो इट मीन्स प्रोफेसर फिलिप्स। अब वो जब देखता है डॉग प्रो को तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि ये प्रो जो है, प्रो मीन्स प्रोलिटेरियन होता है, लेकिन ये प्रोलिटेरियन हो नहीं सकता क्योंकि ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फिलिप जो है वो एक रिच मैन है ना, तो ये इसको मार्क्सिस्ट टर्म में बोर्जुआ कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं जब यहाँ पे वर्ड प्रो यूज़ किया गया तो प्रो से प्रोलिटेरियन बनता है, जो कि डॉग कहता है प्रो कैन नॉट पॉसिबली मीन्स प्रोलिटेरियन। वहाँ पे डॉग अपनी इंटेलिजेंसी यूज़ करते हुए कहता है कि इसका मतलब यही होता है कि प्रोलिटेरियन है, कुछ और होगा लेकिन डॉग समझ नहीं पा रहा वो क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रही हूँ आपको, थीम ऑफ मार्क्सिज्म। राइटर ने इस बुक के अंदर इस कन्वर्सेशन के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू, इस सीन के थ्रू मार्क्सिज्म का थीम भी हाईलाइट किया है, मतलब प्रोलिटेरियन वर्सेस बोर्जुआ, और इसके अलावा मतलब अपर वर्सेस लोअर। कहता है प्रोलिटेरियन कौन होता है? एक वर्कर क्लास से बिलोंग करने वाला बंदा, एक गरीब बंदा। लेकिन जब डॉग कहता है प्रो कैन नॉट पॉसिबली मीन्स प्रोलिटेरियन, इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रोलिटेरियन नहीं होता क्योंकि ये तो रिच है। तो यहाँ पे पुअर एंड रिच का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, और डॉग खुद को भी पुअर कंसीडर कर रहा है, लेकिन अब क्या, ये एक शारिक नाम का एक डॉग बना हुआ है जो कि फिलिप के पास रह रहा है। एनी हाउ, अब शारिक कहाँ पे है जी? बेसिकली ये बिल्डिंग में है। किसकी बिल्डिंग में है? फिलिप की। वहाँ पे जीना नेम की लेडी होती जो कि एक ब्यूटीफुल मेड है, यंग मेड है, वो डोर ओपन करती है, फर्दर डोर ओपन करती है। जब वो फर्दर डोर ओपन करती है तो फिर डोर खुलने के बाद एक एंट्री वे नज़र आती है जो कि बड़ी डेकोरेटेड होती है, एक्स्ट्रावेजेंटली होती है, खूबसूरत डेकोरेटेड एंट्री। मतलब एक घर होता है ना, एक घर के बिल्कुल बाहर एक डोरमैन होता है, उस डोरमैन के बाद घर के अंदर से ओपनिंग हो रही है। अब जब घर के अंदर से ओपनिंग हो रही है तो वो किसने की है? जीना ने की है। वो कहता है जब मैं उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ तो बड़ी डेकोरेटेड बिल्डिंग थी। कौन बता रहा है? ये शारिक। एनी हाउ, शारिक जो रूम के अंदर, जब घर के अंदर एंटर होता है, वो खुद को मिरर में देखता है, और जब खुद को मिरर में देखता है तो फिलिप वहाँ पे नोट करता है कि जो शारिक है उसकी बॉडी के ऊपर एक बर्न है, ठीक है, जिसके वो बर्न कैसे हुआ था? कुक ने उसके ऊपर बॉइल्ड वाटर फेंका था, वहाँ पे फेंका था, वहाँ से उसकी बॉडी पे बर्न बन गया था। अब एनी हाउ जब इसकी बॉडी को जला हुआ देखता है प्रोफेसर फिलिप, तो वो डिसाइड करता है कि वो इसका ऑपरेट करेगा। प्रोफेसर फिलिप और जीना शारिक को ऑपरेटिंग रूम में लेके जाते हैं। बेसिकली जो प्रोफेसर फिलिप है वो एक डॉक्टर है ना, तो वहाँ पे सारा ऑपरेटिंग रूम बना हुआ है। एनी हाउ शारिक रियलाइज़ करता है कुछ ना कुछ गलत होने जा रहा है इसके साथ अभी, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इवन के वो जो प्रोफेसर फिलिप होता है उनका असिस्टेंट डॉक्टर ब्रोमेंथल, वो उनके टांग पे काट भी देता है। एनी हाउ डॉक्टर ब्रोमेंथल जो है वो शारिक को एक गैस सूंघाते हैं, उसके स्मेल करने के बाद शारिक बेहोश हो जाता है। फिर शारिक का ऑपरेशन किया जाता है, और वो ऑपरेशन बेसिकली क्या था? ट्रीटमेंट था। वो ट्रीटमेंट किस तरह का था? उसकी जो जली हुई जगह थी उस जगह को इलाज करने के लिए सारा कुछ किया है डॉक्टर फिलिप ने। अब जब डॉक्टर फिलिप उसका ये ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी जली हुई जगह को साफ़ करते हैं, वहाँ पे बैंडेज करते हैं,
और बैंडेज होने के बाद शारिक जब उठता है वो बिल्कुल पेन फ्री फील कर रहा होता है। शारिक अब उठ गया है, ठीक है, पेन फ्री है। अब क्या कर रहा है वो जी, जो फिलिप है उनके ऑफिस में उनको फॉलो करता है, जहाँ जाके ये सो जाता है और ये वहाँ पे देखता है कि जो फिलिप है अपने जब ऑफिस में बैठा हुआ है तो वहाँ पे एक के बाद दूसरा पेशेंट आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा पेशेंट आ रहा है और अपने ऑर्गन्स रिमूव करवा के उसको पैसे दे रहा है। और वहाँ पे ये बात रिवील होती है कि जो फिलिप है बेसिकली एक सर्जन है जो कि एनिमल के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ताकि जो ह्यूमन है वो एजिंग से बच सके, ठीक है। अब इसके बाद कहता है दिन गुजरने के बाद कहते हैं 4 एंग्री यंग कम्युनिस्ट आए, जिनको लेके आने वाला जो बंदा था वो शवॉन्डर नेम का था। वो फिलिप के पास आए और उन्होंने कहा कि हम जो है ना बिल्डिंग की न्यू मैनेजमेंट कमेटी है। किस बिल्डिंग की? जिस बिल्डिंग के अंदर फिलिप रह रहा है। और वो कहते हैं कि फिलिप को आपको 7 रूम अपार्टमेंट जो हैं हमें देने होंगे क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और सॉरी अभी बिजी हो गई थी। एनी हाउ वो कहता है कि जो आपके यहाँ पे 7 रूम अपार्टमेंट्स हैं ना वो हम लोगों को देने होंगे क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। ये सुनने के बाद बड़ा गुस्सा आ जाता है फिलिप को। वो उसको एंग्रीली रिफ्यूज़ कर देता है, कहता है मैंने तुम लोगों को देने वाला अपने इन अपार्टमेंट्स। तो शारिक बड़ा गुस्सा खुश होता है इस चीज़ पे कि उन्होंने ना मतलब जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने इन कम्युनिस्ट से काफ़ी अच्छा बिहेव किया। बहरहाल इसके बाद नेक्स्ट सेवरल डेज शारिक जो है वो इनके घर रहता था, मतलब फिलिप के अपार्टमेंट में रहता था, वहाँ पे फिलिप के अपार्टमेंट में सोता था। और एक दिन फिलिप और जो बोरमेंथल है ये दोनों इकट्ठे बैठे खाना खा रहे थे रात का। फिर ये मॉस्को की कंडीशन के बारे में ना डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जो मॉस्को है ना न्यू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर काफ़ी ज़्यादा बुरा चल रहा है, इतनी अच्छी कंडीशन नहीं चल रही है, सो ऑन। अब यहाँ पे बताने का मकसद क्या था कि अगेन मैंने बताया कि ये एंटी कम्युनिस्ट राइटिंग है, एंटी कम्युनिस्ट नोवेला है, इसलिए जहाँ जहाँ पे मैं रिमार्क दूंगी कि बताया जा रहा है कि न्यू कम्युनिस्ट के अंदर जो है स्ट्रेटजी नहीं चल रही, इट मीन्स एंटी कम्युनिस्ट रिमार्क चल रहा है। एनी हाउ शारिक जो है यहाँ पे रहने लग पड़ा, अच्छा खाता था, अच्छा घूमता फिरता था, अपने आप को शीशे में देख के बड़ा खुश हुआ करता था। इसने यहाँ की एक कुक थी डरिया पेट्रोना, उसके साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। एनी हाउ इसके बाद अचानक एक शाम को जो डॉक्टर ब्रोमेंथल थे वो भागे भागे फिलिप के पास आते बताते कोई मर गया है, ठीक है, समवन हैज़ डाइड। ये न्यूज़ सुनने के बाद जो दोनों आदमी हैं मतलब फिलिप और ब्रोमेंथन सॉरी क्या करते हैं, ये शारिक को बाथरूम में बंद कर देते हैं और इसका फिर एग्जामिनेशन रूम में लेके जाते हैं। एग्जामिनेशन रूम में ले जाने के पहले इसको बाथरूम में बंद करते हैं, एग्जामिनेशन रूम को सेट करते हैं, फिर उसके बाद शारिक को सुला देते हैं, फिर उसका ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। वहाँ पे क्या किया जाता है, फिलिप जो है वो शारिक के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था टोटली चेंज कर देता है, उसके अंदर ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐड कर देता है और उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड ऐड कर देता है। हुआ क्या, शारिक के अंदर जो ह्यूमन बीइंग के ग्लैंड्स थे वो ऐड कर दिए गए, जो ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो ऐड कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डॉक्टर ब्रोमेंथल्स के जर्नल से शुरू होता है। क्या बताया जाता है, बताया जाता है कि ऑपरेशन के बाद ये और फिलिप यानी कि जो डॉक्टर ब्रोमेंथल है वो और फिलिप एक्सेप्ट कर रहे थे कि जो शारिक है वो मर जाएगा, लेकिन शारिक मरने के बजाय क्या होता है उसकी कंडीशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, इसके जो फर होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, ये रोना शुरू कर देता है पहले तो, लेकिन बाद में ये अपनी 2 टांगों के ऊपर वॉक करना शुरू कर देता है, इसकी जो दुम होती है वो भी गिर जाती है, ये रशियन बोलना शुरू कर देता है और बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने लग पड़ता है। ये सब कुछ देख के डॉक्टर फिलिप जो बड़े हैरान होते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो न्यूज़पेपर है वो इसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही जो शारिक है वो ह्यूमन बीइंग की तरह लाफिंग, स्मोकिंग, कपड़े पहनना शुरू कर देता है, मतलब ग्रेजुअली बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। उस टाइम पर बोमेंथल और फिलिप रियलाइज़ करते हैं कि ही इज़ बिकमिंग ह्यूमन, वो इंसान बन रहा है। और जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड इसको ऐड किया गया था, मतलब इसके अंदर इंसर्ट किया गया था, इम्प्लांट किया गया था, वो बेसिकली एक लो लाइफ थिफ का पिट्यूटरी ग्लैंड था। अब जब
इस डॉग की कंप्लीट ह्यूमनाइजेशन हो जाती है। तो कहता है अपनी कंप्लीट ह्यूमनाइजेशन के बाद यानी कि मुकम्मल इंसान बनने के बाद जो शहरिक था वो वाइल्ड और ऑफेंसिव हो जाता है और क्या करता है किचन में सोना शुरू कर देता है। ये जो बलाइका होती है मतलब काइंड ऑफ वॉयलन होता है वो बचाना शुरू कर देता है। जीना को और दरिया ये दोनों गर्ल्स होती हैं इनको हरेस करना शुरू कर देता है। कुछ अगली काइंड ऑफ क्लोथ्स पहनना शुरू कर देता है जैसा कि मॉस्को के अंदर आदमी पहनते थे बिल्कुल वैसे के क्लोथ्स पहनना शुरू कर देता है। और ये फिलिप के जो एलिटिज्म था यानी कि फिलिप एक एलीट क्लास से बिलोंग करता था, अमीर आदमी था, उसको क्रिटिसाइज करता है और ये अपना एक नया नाम रखता है वो है पोलीग्राफोविच शेरिकोव। ठीक है, अब से इसका नाम शेरिकोव है। किसका? इस शेरिक डॉग का। ये कम्युनिस्ट का सपोर्टर बन जाता है, ये शोवोंडो को सपोर्ट करता है, उससे बातें करता है, कहता है कि जो गवर्नमेंट के पेपर हैं वो इसको ला के देगा। एनी हाउ ये सारा कुछ चल रहा है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है किसको? कम्युनिज्म को दिखाया जा रहा है, कम्युनिस्ट मैन को दिखाया जा रहा है, एक न्यू सोवियत मैन को दिखाया जा रहा है इस शेरिकोव के कैरेक्टर के थ्रू। एनी हाउ इस सीन के बाद जो शेरिकोव है वो एक कैट को देखता है, उसके पीछे पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए, खिड़की तोड़ देता है, फिर खिड़की तोड़ने के बाद अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लेता है, वहाँ पर टूटी चली छोड़ देता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो अपार्टमेंट होता है उसके अंदर पानी बहना शुरू हो जाता है। डोरमैन जो फ्योडर है वो चढ़ के खिड़की की तरफ जाता है और जाके जो फ्योशर होती है यानी कि जो टूटी होती है उसको बिल्कुल ठीक करता है। अब जो शेरिकोव ने ये किया इससे क्या हुआ, जगह जगह पानी बहना शुरू हो गया, जगह जगह फ्लड आ गया उस पूरे बिल्डिंग के अंदर। अब वहाँ पे जो पेशेंट्स थे उनको घर भेजना पड़ा कि ब्रोमेंथल जो जितने भी पेशेंट्स थे फिलिप के उन सबको घर भेजते ताकि यहाँ पे जो पानी है उसको साफ़ किया जा सके। और शेरिकोव अपनी इस गलती करने के बाद अपोलोजाइज़ नहीं करता, माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि ये कंप्लेन कर शुक्र करता है कि जो गलती है वो सिर्फ कैट की थी, सारा कुछ कैट की वजह से हुआ है। ये अपने यही बैड मैनर्स को कंटिन्यू रखता है, डिनर के टाइम पे शराब पीना शुरू कर देता है और फिलिप के एलिटिज्म को और इसके टेस्ट इन थिएटर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। ये सब कुछ देखते हुए फिलिप कहता है कि जो शेरिकोव है एक बहुत ही लोएस्ट काइंड ऑफ पर्सन है, एक लोएस्ट काइंड ऑफ डेवलपमेंट है, ये इक्वल नहीं हो सकता सिविलाइज्ड के, ठीक है, एजुकेटेड मैन के, जैसा कि एजुकेटेड मैन ये खुद फिलिप है और बोरमेंथल है, कहते हैं इनके इक्वल नहीं हो सकता। अब है नहीं इन सब के बाद जो फिलिप है वो कोशिश करता है कि शेरिकोव को अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल दे, लेकिन शेरिकोव कहता है कि अब उसके पास गवर्नमेंट के पेपर हैं जिसमें लिखा हुआ है कि शेरिकोव का भी राइट है कि वो फिलिप के अपार्टमेंट के अंदर रह सकता है। अब ये सब कुछ देखते हुए जो ब्रोमेंथल था और फिलिप बड़ा अफसोस करता है अपने एक्सपेरिमेंट पे क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट फेल प्रूव होता है और अब वो कोशिश करें किस तरह से शेरिकोव से छुटकारा हासिल करें, किस तरह शेरिकोव को यहाँ से निकालें। तो अब ये लोग जो है ना मतलब दोनों फिलिप और ब्रोमेंथल डिबेट कर रहे होते हैं इस बारे में कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से क्या मसला है, कि क्या पता ये जो पार्ट डॉग है इसीलिए ये इसका मसला है मेन जो ये बदतमीजी इतनी कर रहा है, या ये एक पूरा का पूरा ह्यूमन बन चुका हुआ है इसलिए ये बदतमीजी इतनी कर रहा है। तो यहाँ पे जब ह्यूमन की बात की जा रही है तो इट मीन्स न्यू सोवियत मैन की बात की जा रही है और न्यू सोवियत मैन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। न्यू सोवियत मैन जो बेसिकली क्या है, एक बदतमीज आदमी है, यानी कि यहाँ पे कम्युनिस्ट की बात की जा रही है। कम्युनिस्ट जो है ना एक बदतमीजी के सेंस में उनको पोर्ट्रे किया गया है इस नोवेला के अंदर अब तक। एनी हाउ इसके बाद जो ब्रोमेंथल है उसको पता लगता है कि जो शेरिकोव है उसने दरिया को जब वो सो रही थी सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है, तो ये देख के ब्रोमेंथल इसके ऊपर अटैक करता है शेरिकोव के ऊपर और उसे कहता है वो तुम्हें ज़रूर सबक सिखाएगा, सुबह आने दो। लेकिन जब सुबह आती है तो शेरिकोव वहाँ से गायब हो चुका होता है। 3 दिन बाद शेरिकोव वापस आता है, उसने न्यू क्लोथ्स पहने होते हैं, उसको न्यू जॉब मिल चुकी होती है, एक गवर्नमेंट जॉब एज ए कैट कैचर कि उसने बिल्लियों को पकड़ने का काम करना है। एनी हाउ इसको इस जगह पे रहते हुए कुछ दिन और गुजरते तो यहाँ पे एक वेंसनसोवा यानी कि वही लड़की जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में मिली थी इसको, वो लड़की के घर में आती है जो कि टाइपिस्ट थी, यंग टाइपिस्ट, हमने नोवेल के बिल्कुल स्टार्टिंग पे देखा था। उसे शेरिकोव ने झूठ बोला था कि वो एक वॉर हीरो है और उसे कन्विंस किया था कि तुम आके मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहो। एनी हाउ वो लड़की यानी कि वो टाइपिस्ट के घर में आती है। यहाँ पे फिलिप उसको सारी रियलिटी बताता है कि नहीं ये वॉर हीरो नहीं है, रियलिटी क्या है सारा कुछ बताता है उसको। ये सुन के वो लड़की रोती है और रोते रोते अपार्टमेंट को छोड़ के चले जाती है। अगली सुबह फिलिप जो है ये जान जाता है यानी कि सीखता है, इन अदर वर्ड उसको पता चलता है कि जो शेरिकोव है उसने इसके खिलाफ एंटी कम्युनिस्ट होने की बेस पे गवर्नमेंट के अंदर रिपोर्ट की है कि फिलिप जो है वो एंटी कम्युनिस्ट है और इस बेस पे इसके खिलाफ शेरिकोव ने रिपोर्ट कर दी है और इसको जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तो एनी हाउ
अब शेरिकोव जो है वो गन निकालता है, गन निकाल के फिलिप पे और बोरमेंथल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है कि उसी दौरान फिलिप और बोरमेंथल दोनों ही शेरिकोव को पकड़ लेते हैं। इसके बाद बोरमेंथल और फिलिप जो हैं वो शेरिकोव को अपने साथ एग्जामिनेशन रूम में लेके जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है एपिलॉग। एपिलॉग के अंदर पता लगता है कि पुलिस आती है इनके घर में, वो आके पूछती है शेरिकोव की डिसअपीयरेंस के बारे में और वहाँ पे रीडर को पता लगता है कि ये जो है मतलब बोरमेंथल ने और फिलिप ने मिलकर जो जिस एग्जामिनेशन रूम के अंदर शेरिकोव को लेके गए थे उसके ऑपरेशन के लिए वो ऑपरेशन कर चुके हैं। अब शेरिकोव जो वापस एक डॉग बन चुका हुआ है। एनी हाउ जब पुलिस पूछती है इनसे शेरिकोव की डिसअपीयरेंस के बारे में तो फिलिप वहाँ पे इनको इस डॉग से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि शोवोंडर जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर था, ठीक है, शोवोंडर ने शेरिक को यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया है किसके लिए, फॉर अ गवर्नमेंट जॉब एज एन एनिमल कैचर इन ऑर्डर टू गेट बैक एट हिम, कि अब ये शेरिक का काम है कि इसने एनिमल कैचर के तौर पे काम करना है। और फर्दर जो है डॉक्टर उनको बताता है कि शेरिकोव के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट मतलब इस डॉग के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि शेरिकोव बन गया था। अब जो है ऑपरेशन रिवर्स किया इन दोनों ने मिलके तो ये दोबारा से शेरिक बन गया हुआ है। और एनी हाउ ये न्यूज़ सुन के जो पुलिस है वहाँ से चले जाती है। फिर अब जो डॉग वर्जन है शेरिक का वो दोबारा से जेंटलमैन्स डॉग का जो स्टेटस था अगेन गेन कर लेता है। और उस रात पे जिस रात सारा वाक़या हुआ कि पुलिस आई और आके चले गई, जो शेरिक था वो उस रात बड़े सुकून से सोया हुआ था रग के ऊपर और सोच रहा था पता नहीं क्यों ये डॉक्टर मेरे ऊपर बार बार ऑपरेशन करी जा रहा है। और इसके बाद कहा गया है एंड फिलिप द सुपीरियर बीइंग इज बैक टू हिज ओल्ड पीसफुल सेल्फ। यहाँ पे ये बताया गया है कि बुक के एंड पे बिल्कुल बताया गया कि जो डॉक्टर है वो घर में वापस आता है और आके अपने साथ एक और ह्यूमन ब्रीइंग लेके आता है और उसका पिट्यूटरी ग्लैंड इसने रिमूव किया होता है। ये सजेस्ट कर रहा होता है कि ही इंटेंड्स टू ट्राई एन अदर एक्सपेरिमेंट, कि एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। और इसी के साथ जो बुक की है वो एंडिंग हो जाती है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। स्टोरी की समरी आपको क्लियर हो चुकी होगी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टाइटल, सिग्निफिकेंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो जो थीम थे वो थे रेवोल्यूशन एंड रिग्रेशन का, सोशल क्लास का, हिरार्की, साइंस, नेचर, मोरालिटी, डिग्निटी, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ये इसके अंदर थीम थे। इसके अलावा कम्युनिज्म का थीम, एंटी कम्युनिस्ट प्ले।